हेलो दोस्तों। आजकल मार्केट में इतने एआई टूल आ गए हैं कि समझ में नहीं आता कि कौन सा एआई टूल किस चीज़ के लिए यूज़ करें। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसे टूल के बारे में बताऊंगा जिससे आपका सारा कन्फ्यूज़न ख़त्म हो जाएगा। और इस टूल का नाम है नोटबुक एलएम। दोस्तों, इस टूल को हाल ही में अपडेट किया गया है और मैं सच में बताऊं तो ये बहुत ही अच्छा एआई टूल है हर एक चीज़ के लिए। जैसे कि किसी भी बुक की समरी बनाना, डॉक्यूमेंट्री और शॉर्ट्स एनिमेशन बनाना। सबसे अच्छी बात यह है कि आप किसी भी चीज़ का कोई भी डेटा एक जगह से इसमें अपलोड करिए और इसके साथ आपको एक पीपीटी, वीडियो, ऑडियो और जो चीज़ चाहिए आपको आराम से मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और एक डेमो के साथ आपको दिखाते हैं कि ये कैसे काम करता है। सबसे पहले आपको ओपन कर लीजिए और उसमें टाइप कीजिए नोटबुक एलएम and then click on the Google Notebook LM first link and then click on the Try Notebook LM and आपके सामने ऐसा कुछ डिस्क्लेमर आएगा, उसको ओके कर दीजिए एंड देन इसे आप ऐसे भी रख सकते हैं या इसको क्रॉस करके देन यहाँ ये आप ऐड सोर्स से भी क्लिक करके इसे ओपन कर सकते हैं। ये एक आपका मेनली जितने भी डेटा हैं उसको एक साथ लाने का या जितने भी आपके लिंक्स हैं उसमें कॉपी पेस्ट करने का है। तो आप उसको वेबसाइट पे सेलेक्ट करके देन क्लिक ऑन यूट्यूब ओपन कर लीजिए। मैं एक रोहित शर्मा की छोटी सी डॉक्यूमेंट्री बनाऊंगा, तो उसके ऊपर हम यूट्यूब में टाइप कर लेते हैं डॉक्यूमेंट्री और रोहित शर्मा और जितने भी लिंक आ रहे हैं मैं उसे कॉपी करके इसमें पेस्ट करता जाऊंगा। जो भी आपको लगे कि ये एक अच्छा बोलते हैं, इनके पास डेटा काफ़ी है, उसको आप लिंक को कॉपी करो, उनके वीडियो के लिंक को कॉपी करो और इसमें पेस्ट कर दो। बस कॉपी करो, पेस्ट कर दो। मैं गूगल पे भी जाके रोहित शर्मा सर्च मारूंगा और उसमें देखूंगा कौन सा लिंक मेरे को अच्छा लग रहा है। उसमें डॉक्यूमेंट्री क्लिक करके देन मेरे को ये हॉटस्टार वाला लिंक मिला, तो मैं इसको ओपन करके और इसका लिंक भी वहाँ पे कॉपी कर लूँगा और पेस्ट कर दूंगा। उसके बाद इंसर्ट करूँगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये सारे लिंक को रीड करके एक अच्छी सी नॉर्मली समरी दे देगा। इस समरी को भी हम सेव टू नोट कर देंगे और ये यहाँ पे आ जाएगा और इसको यहाँ पे आप कन्वर्ट टू सोर्स, इसको भी आप सोर्स में ले सकते हैं। सोर्स में लेने के बाद आप देखेंगे कि इसको भी इसने एक सोर्स की तरह यूज़ कर लिया। अब यहाँ से आप ऑडियो ओवरव्यू निकाल सकते हैं, ऑडियो का एक समरी निकाल सकते हैं, फिर एक पीपीटी निकाल सकते हैं, फिर आप वीडियो एक निकाल सकते हैं और जो भी आपका मन करे एक क्विज बना सकते हैं, छोटा सा जो भी आप मन करे उसे बना सकते हैं। अपनी लैंग्वेज, अपनी भाषा चूज़ कर लीजिए। मैं हिंदी सेलेक्ट करके एंड देन जनरेट कर दूंगा। तो ये थोड़ा टाइम लेगा जनरेट करने में और ये सारे डेटा को रीड करके अपना एक समरी निकाल के दे देगा। देन अब मैं एक ट्राई करता हूँ कि एक वीडियो का ये ब्रीफ में मत क्लिक करना, ब्रीफ आपको एक शॉर्ट समरी दे देगा। एक्सप्लेनर जो है थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करेगा एक जो भी डिटेल आएंगे इसमें, फिर आपको एक अपने हिसाब से ले लेना है कि क्या क्या मेरे को किस चीज़ पे मेरे को फोकस करना है, उसको आपको सेलेक्ट करके जनरेट कर देना। नहीं, अभी अब
ये थोड़ा टाइम लेगा। जो भी वीडियो इसमें से जनरेट होंगे ये एक समरी टाइप के वीडियो होंगे, ये पूरा डिटेल नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे कि हम एक थोड़ा ऐसे एक प्रॉम्प्ट डालेंगे कि 10 मिनट की मुझे एक अच्छी स्क्रिप्ट जनरेट करके दो। हम ऐसा प्रॉम्प्ट डालेंगे, कुछ ही सेकंडों में आपको ये एक अच्छी स्क्रिप्ट जनरेट करके दे देगा। तो थोड़ा सा वेट करते हैं। ये लीजिए, आपका एक टाइटल के साथ और कहाँ से कहाँ तक आपको ये चीज़ें वीडियो में रखनी है, इसने ये बना के दे दिया। देन इस बार मैं जे अब्दुल कलाम की डॉक्यूमेंट्री बनाने की कोशिश करूँगा। देन मैं सर्च मार लेता हूँ और जितने भी मेरे को रेलेवेंट लिंक लगते हैं मैं उसको कॉपी पेस्ट कर दूंगा इसमें। सेम चीज़ जैसे हमने पहले किया था, कॉपी एंड देन पेस्ट। फिर से इस पे जाके कॉपी। आपको जितने भी वीडियो लगे कि ये इसमें थोड़े से अच्छे डिटेल हैं, इसे वो सारी डिटेल आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। और जितना डिटेल आप डालेंगे उतनी एक्यूरेट स्टोरी बनेगी, उतनी एक्यूरेट आपको डॉक्यूमेंट्री के स्टोरीज आप जनरेट कर पाएंगे इससे, और एक अच्छा सा समरी निकाल सकते हैं इससे। देन इंसर्ट, ये आपको एनालाइज करके एक अच्छी सी समरी दे देगा। फिर आप सेम चीज़ इस समरी को सेव टू नोट करके देन उसको भी आप एक कन्वर्ट टू सोर्स में कर दीजिए। एंड देन अब यहाँ से मैं काम कर दूंगा कि एक प्रॉम्प्ट डाल के एक अच्छी सी स्क्रिप्ट तैयार करूँगा, जो कि मैं आपको प्रॉम्प्ट मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से उसे डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने ये प्रॉम्प्ट डाल दिया और यहाँ पे मैं दो चीज़ें चेंज करूँगा। एक होगा वीडियो का टॉपिक, उसका टॉपिक डाल दूँगा कि क्या जो भी रहेगा मेरा, तो ये मैं एपीजे अब्दुल कलाम द मिसाइल मैन करके इसका नाम रख देता हूँ। एंड देन ये कितनी ड्यूरेशन के मुझे ये वीडियो बनानी है, तो उसके हिसाब से मैं यहाँ पे डाल दूंगा कि मुझे 20 मिनट की एक वीडियो बनानी है, तो उसके हिसाब से क्लिक कर दूंगा। तो ये 20 मिनट की एक स्टोरी हमें जनरेट करके दे देगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये हमें 20 मिनट की अच्छी खासी एक स्टोरी इसने दे दी। सेम चीज़ हम करेंगे उसके साथ भी, सेम चीज़ हम रोहित शर्मा वाली डॉक्यूमेंट्री पे भी, कि कितने मिनट की हमें रोहित शर्मा की डॉक्यूमेंट्री चाहिए, देन उस पर भी क्लिक करके और हम उसे स्टोरी को जनरेट कर लेंगे। अब यहाँ से हम एक समरी निकाल सकते हैं। सेम चीज़ वीडियो पे जाएंगे, किस फॉर्मेट में आपको विजुअल चाहिए उस फॉर्मेट में आप चूज़ कर लेंगे। एंड देन यहाँ से हम ले लेंगे कि कहाँ का कौन से मुझे हाईलाइट रखनी है ज़्यादातर, उस पर सेलेक्ट कर लेंगे एंड देन जनरेट कर। जनरेट करने के बाद आप देखेंगे कि थोड़ी देर में वीडियो तैयार हो जाएगा। और सो चलिए वीडियो प्ले करते हैं।
ये कहानी है एक योद्धा की, एक ऐसा योद्धा जो हार से टूटता नहीं बल्कि आप जानते हैं और भी ज्यादा मजबूत होकर वापस आता है। ये कहानी है संघर्ष की, हार की और फिर एक ऐसी जीत की जिसका इंतजार पूरे देश को था। हाँ, ये कहानी है द हिटमैन रोहित शर्मा की। याद है ना वो दिन? 19 नवंबर 2023। जगह थी अहमदाबाद। 1 अरब से ज्यादा लोगों का सपना बस उनकी आंखों के सामने ही टूटकर बिखर गया। वर्ल्ड कप फाइनल की वो रात, ऐसा लग रहा था जैसे पूरा देश एक साथ रो रहा था। और उस भीड़ में, उस शोर में सबसे ज्यादा टूटा हुआ अगर कोई था तो वो था टीम का कप्तान। उसका वो खामोश, बिल्कुल शून्य चेहरा, वो एक ऐसी कहानी कह रहा था जिसके लिए लफ्ज कम पड़ जाते। ऐसा लग रहा था जैसे जैसे सब कुछ बस खत्म हो गया। लेकिन कहते हैं ना, एक योद्धा हार की राख से ही उठता है। पर कैसे, आखिर कैसे? इस सवाल का जवाब जानने के लिए चलिए हमें उस सफर पर वापस चलना होगा जहां से ये सब कुछ शुरू हुआ था। तो ये कहानी उस लड़के की है जो बोरिवली की गलियों से निकला। उसकी शुरुआत, यकीन मानिए, बहुत ही मामूली थी। तो रोहित शर्मा डोंबिवली के एक कमरे के घर में पले बड़े। पिता की सैलरी काफी कम थी, इतनी कम कि उन्हें बोरीवली में अपने चाचा और दादा दादी के पास रहने भेज दिया गया। और पता है, उस टाइम वो गली क्रिकेट खेलते थे और उन्हें दूसरी टीमें अपनी तरफ से खिलाने के लिए 10 से 20 रुपए तक देती थीं। सोच के देखिए, 800 रुपए, सिर्फ 800 रुपए, यही थी उनकी कोचिंग की फीस। इसके लिए उनके चाचा उन्हें पता है 50-50 रुपए जोड़े, दोस्तों से उधार मांगा, बस इसलिए कि रोहित एक क्रिकेट अकेडमी ज्वाइन कर सके। कितनी बड़ी बात है ना ये। और इसी अकेडमी में उनकी मुलाकात हुई कोच दिनेश लाड से। पर यहाँ एक ट्विस्ट है, कोच लाड ने उनमें एक बैट्समैन का नहीं बल्कि एक ऑफ स्पिन बॉलर का टैलेंट देखा था। क्या आप सोच सकते हैं, रोहित शर्मा ने अपना सफर एक स्पिनर के तौर पर शुरू किया था। लेकिन जैसा अक्सर होता है, इतिहास रचने से पहले एक बड़ी नाकामी इंतजार कर रही थी। वो नाकामी जिसने इस योद्धा को असल में गढ़ा। 2007 T20 वर्ल्ड कप। रोहित टीम के हीरो थे। फाइनल में 16 बॉल पर जरूरी 30 रन बनाए, सब कुछ परफेक्ट लग रहा था। फिर आया साल 2011 और उन्हें ओडीआई वर्ल्ड कप स्क्वाड से ही बाहर कर दिया गया। सोच सकते हैं, ये उनके करियर का शायद सबसे बड़ा झटका था। उनके कोच दिनेश लाड भी यही कहते हैं। वो बताते हैं कि हाँ, झटका बहुत बड़ा था, लेकिन उसी चीज ने उसे और ज्यादा डिटर्मिन्ड और डिसिप्लिन्ड बना दिया। वही उसके करियर का टर्निंग पॉइंट था। इस एक सेटबैक ने उन्हें अंदर तक हिलाकर रख दिया था। और उस झटके के बाद वही लड़का आईपीएल की दुनिया में एक पूरा एम्पायर खड़ा करने वाला था। तो अब बात करते हैं उनके कप्तान बनने की। साल था 2013। मुंबई इंडियंस सीजन के बीच में स्ट्रगल कर रही थी और तब एक बड़ा डिसीजन लिया गया। द लेजेंडरी रिकी पॉन्टिंग की जगह रोहित शर्मा को कप्तान बना दिया गया। मिड सीजन सब लोग, जितने भी क्रिकेट एक्सपर्ट्स थे, सब हैरान थे, लेकिन शायद उन्हें नहीं पता था कि यहीं से मुंबई इंडियंस की किस्मत पलटने वाली थी। इसका सबसे बड़ा सबूत 2013 का आईपीएल फाइनल। सोचिए, टॉस हारे, पहले बैटिंग करनी पड़ी और स्कोर बनाया सिर्फ 148। सामने थी उस टाइम की सबसे डोमिनेंट टीम, चेन्नई सुपर किंग्स। गेम ऑलमोस्ट खत्म लग रहा था, लेकिन रोहित ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने बोलर्स मलिंगा और जॉनसन को जिस तरह से इस्तेमाल किया, सीएसके की वो मजबूत बैटिंग लाइनअप बिल्कुल ताश के पत्तों की तरह बिखर गई और मुंबई इंडियंस ने अपना पहला आईपीएल टाइटल जीता। तो एक तरफ ऐसी शानदार जीतें थीं, रिकॉर्ड्स बन रहे थे, और दूसरी तरफ आलोचनाओं का शोर भी बढ़ता जा रहा था। 264 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये ओडीआई क्रिकेट के इतिहास का सबसे बड़ा इंडिविजुअल स्कोर है। और पता है ये कब आया? जब वो इंजरी से एक लंबी छुट्टी के बाद वापस आ रहे थे। श्रीलंका के खिलाफ ये तूफानी पारी खेलकर उन्होंने पूरी दुनिया को बता दिया कि हिटमैन इज बैक। और बस यहीं से उनका नाम पड़ गया द हिटमैन, क्योंकि वो एक ऐसे बैट्समैन बन चुके थे जो किसी भी बॉलिंग अटैक को अपनी पावरफुल और एलिगेंट बैटिंग से अकेले ही तबाह कर सकता था। लेकिन जहां एक तरफ उनका बल्ला बोल रहा था, वहीं दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर उनकी फिटनेस और बड़े मैचों में उनके परफॉर्मेंस को लेकर लगातार आलोचना हो रही थी। वड़ा पाव से लेकर डालडा घी का डब्बा तक न जाने क्या क्या बोलकर उन्हें ट्रोल किया जाता था। और अब ये कहानी अपने आखिरी पड़ाव पर आती है, रिडेम्पशन की कहानी। वो रात, बारबाडोस की वो रात जब हर एक आलोचना का जवाब दिया जाना था। देखिए, 2022 के T20 वर्ल्ड कप में भी दिल टूटा था। इस हार के बाद कैप्टन रोहित और कोच द्रविड़ ने मिलकर एक नई स्ट्रैटेजी बनाई, एक बिल्कुल नई फिलॉसफी। वो थी सेल्फलेस ऑल आउट अटैक की। मतलब टीम का फायदा सबसे पहले, पर्सनल रिकॉर्ड्स वो सब बाद में। और ये प्रॉमिस सिर्फ टीम के अंदर तक सीमित नहीं था। बीसीसीआई सेक्रेटरी जय शाह ने तो पूरे देश के सामने कह दिया था। उन्होंने कहा, मैं आपसे वादा करता हूं कि 2024 में बारबाडोस में रोहित शर्मा की कप्तानी में हम भारत का झंडा गाड़ेंगे। कितना प्रेशर होगा सोचिए। और टीम ने वो वादा निभाया। नवंबर 2023 की उस दिल तोड़ने वाली हार के सिर्फ 7 महीने बाद, एक फियरलेस कैंपेन के बाद, उस निराशा को जीत में बदल दिया गया। 29 जून 2024 इंडिया T20 वर्ल्ड चैंपियन बन गया।
29 जून 2024, उस एक दिन उस एक योद्धा ने अपने सभी क्रिटिक्स को सबको खामोश कर दिया और 140 करोड़ लोगों के सपने को पूरा किया। और सबसे कमाल की बात, जिस जमीन पर 2023 का दर्द दफन था, वहीं 2024 की जीत का जश्न मनाया गया। तो आखिर में बस एक सवाल, किसी की लेगेसी को, उसकी विरासत को असल में क्या चीज डिफाइन करती है? उसका गिरना या फिर गिरने के बाद हर बार और मजबूती से उठ खड़ा होना? शायद रोहित शर्मा की कहानी इसी सवाल का जवाब। तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी शख्सियत की जिनका सफर एक छोटे से गांव से शुरू होकर राष्ट्रपति भवन तक पहुंचा। एक ऐसा नाम जो हर भारतीय के लिए प्रेरणा है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। आइए उनकी इस कमाल की जिंदगी की कहानी को थोड़ा और करीब से जानते हैं। और उनकी कहानी को समझने के लिए उनके ही इस एक कोट से बेहतर शुरुआत और क्या हो सकती है। मतलब सिर्फ एक लाइन में उनके पूरे जीवन का जुनून, उनकी एम्बिशन, उनका संकल्प, सब कुछ समाया हुआ है। यही वो सोच थी जिसने उन्हें हमेशा आगे बढ़ाया। और यही सवाल इस पूरी कहानी की जड़ है। ये कहानी सिर्फ एक इंसान की कामयाबी की नहीं है, बल्कि इस बात का सबूत है कि कैसे सपने, कड़ी मेहनत और मुश्किलों में हार ना मानने का जज्बा किसी की भी किस्मत बदल सकता है। तो चलिए पता लगाते हैं कि ये सब कैसे हुआ। हर बड़ी कहानी की शुरुआत एक छोटे से सपने से होती है, और कलाम साहब के लिए ये सपना था आसमान में उड़ने का। एक ऐसा सपना जो उनके बचपन के तजुर्बों से जन्मा था। उनकी शुरुआत बहुत ही साधारण थी। जरा सोचिए, रामेश्वरम की गलियों में एक छोटा सा लड़का सिर्फ अखबार नहीं बांट रहा था, वो अपने परिवार की जिम्मेदारी भी बांट रहा था। गरीबी ने उन्हें तोड़ा नहीं, बल्कि बचपन से ही और मजबूत और डिसिप्लिन बना दिया। और यहीं पर उनकी जिंदगी में वो एक पल आया जिसने सब कुछ बदल दिया। जब उनके टीचर ने समुद्र किनारे पक्षियों की उड़ान के पीछे का साइंस समझाया, तो कलाम साहब के दिमाग में सिर्फ फिजिक्स के नियम नहीं, बल्कि उनके खुद के सपनों के पंख भी लग गए। ये एक चिंगारी थी जो आग बनने वाली थी। अब देखिए, सपने देखना एक बात है, पर उन्हें पूरा करने का सफर वो कभी आसान नहीं होता। कलाम साहब का रास्ता भी मुश्किलों से भरा था, लेकिन उन्हें सहारा मिला अपने गुरुओं का और उनके परिवार के बलिदान का। उनकी पढ़ाई का रास्ता उनके परिवार के भरोसे पर बना था। सोचिए, उनकी बहन का अपनी चूड़ियां बेचना सिर्फ पैसों की मदद नहीं थी, ये उनके सपनों में किया गया एक निवेश था। एक ऐसा कर्ज जिसे कलाम साहब ने अपनी कामयाबी के हर कदम पर याद रखा। ये किस्सा बताता है कि वो शुरू से ही कैसे थे। जब एक प्रोफेसर ने उनका प्रोजेक्ट रिजेक्ट कर दिया और स्कॉलरशिप जाने का खतरा था, तो उन्होंने हार नहीं मानी, बल्कि बिना सोए, बिना ठीक से खाए उन्होंने 3 दिन के अंदर एक नया डिजाइन तैयार कर दिया। ये दिखाता है कि प्रेशर में उनका डेडिकेशन और फोकस कमाल का था। और फिर आया वो मोड़ जो शायद उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी निराशाओं में से एक था। फाइटर पायलट बनने का उनका बचपन का सपना बस एक रैंक से टूट गया। 8 वैकेंसीज थीं और उनका रैंक 9वां था। दिल तोड़ने वाली नाकामी थी, पर शायद किस्मत उन्हें किसी और ज्यादा बड़ी मंजिल की तरफ ले जा रही थी। अब हम उनके करियर के उस हिस्से पर आते हैं जहां एक बहुत बड़ी नाकामी ने उन्हें लीडरशिप का सबसे बड़ा सबक सिखाया। एक ऐसा सबक जो आज भी उतना ही जरूरी है। जरा उस पल को इमेजिन कीजिए। 10 साल की मेहनत, हजारों लोग और पूरे देश की उम्मीदें, सब कुछ उस एक लॉन्च पर टिकी थीं। और इस मिशन के केंद्र में थे प्रोजेक्ट डायरेक्टर डॉक्टर कलाम। और फिर सब कुछ बिखर गया। लॉन्च के कुछ ही मिनटों बाद रॉकेट में खराबी आ गई और वो बंगाल की खाड़ी में जा गिरा। सालों की मेहनत, उम्मीदें, सब कुछ मिनटों में धुआं हो गया। ये पूरे देश के लिए एक बहुत बड़ी निराशा थी, और डॉक्टर कलाम के लिए तो ये एक जबरदस्त झटका था। लेकिन इसके बाद जो हुआ वो लीडरशिप की एक मिसाल है। इसरो के चेयरमैन प्रोफेसर सतीश धवन प्रेस कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर कलाम के बगल में खड़े हुए और नाकामी की पूरी जिम्मेदारी खुद ले ली। उन्होंने अपनी टीम को हर तरह की आलोचना से बचाया। इस एक घटना ने डॉक्टर कलाम को लीडरशिप का सबसे बड़ा पाठ पढ़ाया कि एक सच्चा लीडर नाकामी का बोझ खुद उठाता है और कामयाबी का सेहरा अपनी टीम के सिर बांधता है। उस एक नाकामी से सीखकर डॉक्टर कलाम ने ऐसी वापसी की जिसने इतिहास रच दिया। और यहीं से शुरू हुआ उनका वो सफर जिसने उन्हें भारत का मिसाइल मैन बना दिया। सोचिए, पिछली नाकामी के ठीक 1 साल बाद 1980 में SLV-3 ने कामयाबी से उड़ान भरी। क्या जबरदस्त वापसी थी। और फिर तो सफलताओं का एक सिलसिला ही शुरू हो गया। 1983 में उन्होंने IGMDP की कमान संभाली, जिसका मकसद भारत को मिसाइल टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भर बनाना था। 1988 में पृथ्वी और 1989 में अग्नि का सफल टेस्ट हुआ, और यह सफर 1998 के पोखरण परमाणु परीक्षणों के साथ अपने शिखर पर पहुंचा, जिसने भारत को एक न्यूक्लियर पावर बना दिया। उनके नेतृत्व में IGMDP ने भारत को 5 तरह की बेहद जरूरी मिसाइलें दी। पृथ्वी और अग्नि ने जमीनी ताकत बढ़ाई, तो आकाश और त्रिशूल ने हवाई सुरक्षा का घेरा बनाया, और नाग ने दुश्मन के टैंकों को तबाह करने की क्षमता दी। ये प्रोग्राम असल में भारत की रक्षा में आत्मनिर्भरता की तरफ एक बहुत बड़ा कदम था। ये एक बड़ा ही मजेदार किस्सा है जो बताता है कि मिशन कितना सीक्रेट था। हालात ऐसे थे कि भारत के सबसे बड़े वैज्ञानिकों में से एक को अपनी पहचान बदलकर मेजर जनरल पृथ्वीराज के नाम से घूमना पड़ा, ताकि किसी को भनक तक न लगे। ये देश सेवा के प्रति उनके डेडिकेशन को दिखाता है। एक वैज्ञानिक के तौर पर कामयाबी की बुलंदियों को छूने के बाद जिंदगी ने उनके लिए एक बिल्कुल अलग दरवाजा खोल दिया।
भारत के 11वें राष्ट्रपति का पद, लेकिन उन्होंने इस पद को भी अपने ही अंदाज में निभाया। तो क्यों उन्हें जनता का राष्ट्रपति कहा गया? इसका जवाब इस कंपैरिजन में छिपा है। देखिए, वो देश के प्रमुख थे पर रहते थे एक आम इंसान की तरह। कमांडर इन चीफ थे पर वीणा बजाते और कविताएं लिखते थे। रहते तो एक आलीशान महल में थे, लेकिन उसके दरवाजे हमेशा बच्चों के लिए खुले रहते थे। और सबसे बड़ी बात, भारत के 11वें राष्ट्रपति होने के बावजूद वो चाहते थे कि दुनिया उन्हें सिर्फ एक टीचर के तौर पर याद रखे। राष्ट्रपति का पद छोड़ने के बाद भी उनका सबसे पसंदीदा काम कभी खत्म नहीं हुआ। तो आखिर में वो अपने पीछे क्या विरासत छोड़ गए? मतलब उनका अंत भी बिल्कुल उनके जीवन जैसा ही था। वो एक टीचर के तौर पर जिए और एक टीचर के तौर पर ही इस दुनिया से गए। अपनी आखिरी सांस तक वो वही कर रहे थे जो उन्हें सबसे ज्यादा पसंद था, युवाओं को प्रेरित करना। ये उनके मकसद के प्रति उनकी अटूट लगन का सबसे बड़ा सबूत है। और हम इस कहानी को इसी एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। डॉक्टर कलाम की जिंदगी हमें सिखाती है कि हालात कैसे भी हों, बड़े सपने देखे जा सकते हैं और उन्हें पूरा भी किया जा सकता है। उनकी विरासत हमारे लिए एक चुनौती है कि हम भी बड़े सपने देखें और उन्हें पूरा करने के लिए जी जान लगा दें। डॉक्टर कलाम का सपना उन्हें सोने नहीं देता था। ऐसा कौन सा सपना है जो हमें जगाए रखता है? तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन। सपोर्ट करो गाइस।